students, welcome in Heal Psycholab. Now I'm going to start the experimental and control groups topic of chapter 2 class 11th. Let's start it. Experiments generally involve one or more experimental groups. तो जब हम experimental करते हैं, experimental situation आती है तो उसमें हम जो है दो तरह के ग्रुप बनाते हैं and that is called generally at least we need two groups in an experimental setting and that is called experimental group and control group. हमें दो ग्रुप मिनिमम चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर वो बात करता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, एक्सपेरिमेंटल की, जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स। तो जरूर कंपलसरी नहीं है कि एक ही हो, आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट ग्रुप बना सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप आपको एक ही चाहिए होता है। यू कैन ऑल्सो मेक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, सो यू कैन मेक लाइक दिस, ओके। सो दिस इज अबाउट, तो वो अगर कह रहा है कि अगर हम बात करें तो एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें हम क्या एक्सपोज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये वाले ट्रीटमेंट हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल मैनिपुलेशन एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन। द कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपैरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड इन every way like the experimental group except the manipulation variable is absent in it। तो कंट्रोल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से बस एक ही डिफरेंस होता है दोनों में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सपोज कराते हैं, लेकिन हम कंट्रोल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपोज नहीं कराते। बाकी की सारी सिचुएशन जो ट्रीटमेंट उसको दी जा रही है बाकी सब वही मिलेगी, लेकिन ओनली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपोज किया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप पे आई भी एक्सपोज नहीं होगा। बात समझ में आई? So, for example, in the study by Letne and Darley, there are two experimental groups. तो अगर हम डार्ले और लेटने की बात करें तो उन्होंने दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और एक इन्होंने बनाया कंट्रोल ग्रुप। इतना समझ में आया? नहीं, 3 ग्रुप बनाए, 1, 2 and 3। इतनी बात समझ में आई? फिर क्या कहते हैं कि एंड वन कंट्रोल ग्रुप एंड एज यू मे हैव नोटेड द पार्टिसिपेशंस इन द स्टडीज वर सेंट टू 3 टाइप्स ऑफ रूम्स। तो इनको 3 रूम में भेजा गया, तीनों को अलग अलग रूम में भेजा गया, ओके। दे हैव सेंड इट टू डिफरेंट रूम्स। इन वन रूम नो वन प्रेजेंट कंट्रोल ग्रुप। इस वाले ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में जो है नो वन प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। नो वन प्रेजेंट, वन रूम और नो वन प्रेजेंट, यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं था। इन द अदर 2 रूम्स 2 persons वर ऑलरेडी सीटेड। एक्सपेरिमेंटल के दोनों के ग्रुप में 2 लोग पहले से ही सीटेड थे, इसमें भी और इसमें भी 2 सीटेड थे, जबकि कंट्रोल ग्रुप में एक भी नहीं था, ठीक है। सो वन ग्रुप वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग व्हेन स्मोक फिल्ड इन द रूम एंड द अदर ग्रुप वॉज नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो था तो उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि मान लो एक्सपेरिमेंटल, पहला हम इस वाले ग्रुप को जो है इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, यू विल नॉट टू डू एनीथिंग व्हेन स्मोक फिल्ड इन अ रूम। तो जब रूम में स्मोक फिल्ड हो जाएगा तो यू विल डू नथिंग, okay, you will not report it as an emergency, you will not do anything, but the other group was not given any instruction। इस ग्रुप को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, no instructions were given, okay। And after the experimental manipulation has occurred, the performance of the control group in measured in the terms of reporting of smoke was compared with that of the experimental group। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप का एक्सपेरिमेंट में देखा गया, कंपेयर किया गया कि इसका क्या मतलब क्या रिपोर्ट करेगा कंट्रोल ग्रुप। सो इट वाज फाउंड दैट द कंट्रोल ग्रुप पार्टिसिपेटेड रिपोर्टेड इन द मैक्सिमम नंबर अबाउट द इमरजेंसी। तो जब इसमें लोग भेजे गए कंट्रोल ग्रुप में, ये यहाँ देखिए पहले बैठे हुए, तभी मत सोचिएगा कि यही थे और यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा था, इट डजंट मीन कि और कोई लोग गए नहीं, ये पहले से इन्होंने बिठा के रखे ताकि उसका इफेक्ट पड़े, जबकि कंट्रोल ग्रुप में पहले कोई नहीं बैठा था। तो यहाँ पे जब कुछ लोगों को भेजा गया एक साथ और रखा गया कंट्रोल ग्रुप में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग करी इमरजेंसी। ये आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर अबाउट द इमरजेंसी फॉलोड बाय द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके बाद जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको कंडीशन किया, इसको इस वाले ग्रुप को जिसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, ठीक है। व्हेन द पार्टिसिपेंट नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, इस ग्रुप को, सेकेंड वाले ग्रुप को, इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, तो फिर सेकेंड नंबर पे इसने रिपोर्ट किया। एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये वाला जो है जो हमने फर्स्ट लिखा है, इसने सबसे कम रिपोर्ट किया एज कंपेयर टू देम। व्हाई?
बिकॉज इसे पहले से इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको रिपोर्ट नहीं करना है. सो अब इसका रीज़न क्या था कि इस वाले ग्रुप ने जो है रिपोर्ट नहीं किया था. इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि थर्ड वाले का कि वो उसका जिसने क्या कहते हैं नहीं किया था, उसका रीज़न था कॉन्फिडरेट्स. एंड कॉन्फिडरेट्स क्या होते हैं? जिन्हें रिसर्चर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में अपने लोग भेज देते हैं, ठीक है, ताकि वो करवा सके जो वो चाहते हैं. मतलब एक तरीके से आईबी को चेंज करा सके, उसका इफेक्ट देखे कि इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है. तो कॉन्फिडेंस जो होते हैं वो रिसर्चर के लोग होते हैं जो ग्रुप में वही करते हैं जैसा उनसे कहा जाता है करने को. तो रिपोर्टेड दैट इमरजेंसी सिचुएशन द लीस्ट, है ना. तो जिसमें कॉन्फिडरेट्स थे, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो सबसे कम रिपोर्ट किया. सो इट शुड बी नोटेड दैट इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अदर कंडीशन आर केप्ट कॉन्स्टेंट फॉर बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. तो सिवाय ये जो हम आईबी की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी आईबी में जो चेंज हुआ था उसको छोड़कर बाकी सारी की सारी कंडीशन जो कांस्टेंट थी एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के लिए. तो वंस अटेम्प्ट टू कंट्रोल ऑल दोज रिलेवेंट वेरिएबल विच कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो अटेम्प्ट किए गए ताकि कंट्रोल किया जा सके बाकी वेरिएबल्स को जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कि आईबी और डीबी का ही रिलेशन होना चाहिए. बाहर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इसको कंट्रोल किया जाता है ताकि इसका इफेक्ट ना दिखे डीबी पे. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अबाउट. So for example, the speed with which smoke started entering the room, the total amount of smoke in the room, physical and other condition of the room was similar in case of all three groups. अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई जो ग्रुप ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे थे उनके यहाँ ज़्यादा स्मोक डला. तो हमेशा ही याद रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है, इसमें कभी वो वैसे नहीं करेगा, बाकी कंडीशंस को वो सेम रखेगा. तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ सेम थी, मतलब स्मोक भी सेम था, फिजिकल और अदर कंडीशंस भी सेम थी, स्टार्टिंग एंटरिंग द रूम, मतलब सारी की सारी कंडीशंस जो सेम थी. ठीक है. सो सिमिलर इन केस ऑफ ऑल द थ्री ग्रुप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप वाज डन रैंडमली. ठीक है. और यहाँ तक कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पार्टिसिपेंट्स का एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, वो भी रैंडमली किया गया था. व्हाट इज रैंडमली? रैंडमली का मेथड एक मेथड होता है जिससे इंश्योर किया जाता है कि ईच पर्सन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ग्रुप्स. देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बायसेस ना आ जाए रिसर्च में. तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें से मान लीजिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, तो rather than on the basis of my selection we'll randomly selected anyone for any group. It can be selected for any group. So it is in a one group that experiment had included only males and in other groups female. तो अगर मान लीजिए कि अगर रिसर्चर ये करता है कि एक ग्रुप में वो मेल ले लेता और एक ग्रुप में फीमेल ले लेता, तो क्या इसका इफेक्ट नहीं दिखता रिसर्च पे कि हो सकता है भाई मेल हैव अ डिफरेंट सेंसेस टू बी रिपोर्टेड द थिंग्स एंड फीमेल जेंडर का इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे, इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी पे. तो रिजल्ट ऑब्टेन द स्टडी कुड बी ड्यू टू डिफरेंसेस इन जेंडर रेदर देन ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन. यस, हो सकता था वो जेंडर इफेक्ट की वजह से हुआ रेदर देन मैनिपुलेशन की, या पूरा ना हुआ, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा. तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है रैंडम मेथड, कि किसी को भी आप यूज़ करें. सो ऑल रिलेवेंट वेरिएबल्स, और रैंडम का सिंपल सा मतलब होता है सबके पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का. ठीक है. दिस इज अबाउट रैंडमली. जैसे आपने खेला होगा घर पे, वो एक बॉक्स में पर्ची डाल के और फिर बोलते हैं कि भाई निकालो, देखते हैं किसका नाम आता है. तो यहाँ पे सबके पास रैंडम चांस है, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का सिलेक्शन वो पक्का है ना. सो ऑल रिलेवेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल. तो सारे के सारे रिलेवेंट वेरिएबल्स जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को इन्फ्लुएंस कर सकते थे डिपेंडेंट वेरिएबल को, उन्हें कंट्रोल किया गया. तो दे आर थ्री मेजर टाइप्स. तो एक तो होता है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, 3 टाइप्स के दिखा रखे हैं, जैसे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी हो गया. दूसरा है सिचुएशनल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट सच एज नॉइज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. और थर्ड हो गया सिक्वेंशियल वेरिएबल, यानी सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल, जिसमें सिग्निफिकेंस हो जाता है व्हेन द पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड इन सेवरल कंडीशन. एक्सपोजर टू मेनी कंडीशन में रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंटल फटीग. तो किसी भी चीज़ का अगर इनमें से एक्सपोज हो जाता है एक्सपेरिमेंटल करने में, तो उससे एक्सपेरिमेंटल फटीग हो जाता है, और जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस इफेक्ट. व्हाट इज प्रैक्टिस इफेक्ट? आप एक ही चीज़ को रिपीटेशन में कर रहे हैं तो आपके वो कहीं ना कहीं पीछे का प्रैक्टिस इफेक्ट आगे दिखेगा, आप उससे बेहतर करेंगे, है ना. तो रिजल्ट ऑफ द स्टडी एंड मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग डिफिकल्ट, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो पाती. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल रिलेटिव वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट यूज सेवरल कंट्रोल टेक्निक. तो
वेरिएबल में, ताकि बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट ना कर सके। तो यहाँ कुछ कंट्रोल टेक्निक्स बताई गई हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू। तो पहली है, सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू मिनिमाइज एक्सट्रूनियस वेरिएबल। तो पहले एक्सपेरिमेंट का पहला गोल क्या है कि एक्सट्रूनियस वेरिएबल को कम से कम मिनिमाइज किया जा सके, एंड द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। और इसका सही तरीका है कि उसे एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से एलिमिनेट कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेरिमेंट मे बी कंडक्टेड इन अ साउंड प्रूफ एंड एयर कंडीशन रूम टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड टेम्परेचर। तो मान लीजिए अभी हमने SOR पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ये रहा, दिस इज अबाउट सिचुएशनल कि सच एज नॉइज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो अगर हमें सिचुएशनल एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हटाना है तो हम क्या करें कि भाई ऐसा रूम ले जो साउंड प्रूफ हो और जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हो, ताकि नॉइज और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना दिखे। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एलिमिनेशन नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन हर चीज़ का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, एफर्ट शुड बी मेड टू होल्ड देम कांस्टेंट सो दैट देयर इफेक्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो उसके इफेक्ट्स को कांस्टेंट रखें ताकि उसको जो है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जब तक हो रहा है उसको कांस्टेंट रख सके, ताकि उसके इफेक्ट जो है वो सेम दिखे, रिमेन द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक यानी फियर, मोटिवेशन की बात करें, एंड बैकग्राउंड वेरिएबल्स जैसे रूरल, अर्बन, कास्ट, इस तरह की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, मैचिंग ऑल्सो यूज्ड इन दिस प्रोसीजर। द रिलेवेंट वेरिएबल्स इन द टू ग्रुप्स आर इक्वेटेड और आर हेल्ड कांस्टेंट बाय टेकिंग मैच्ड पेयर अक्रॉस कंडीशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आप मतलब कंट्रोल करें इन चीज़ों को, आप एक ही बैकग्राउंड के लोग उठाइए, ना हो कि अलग अलग, मतलब यहाँ पे जो बैकग्राउंड वेरिएबल्स हैं इन चीज़ को आप मतलब इस तरीके से करें कि इसका इफेक्ट ना दिखे उस चीज़ पे, आप कंट्रोल करें। तो इसके लिए क्या होता है, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक टू मिनिमाइज द सिक्वेंशियल इफेक्ट, है ना। तो आप काउंटर बैलेंस कर सके ताकि आप सिक्वेंशियल इफेक्ट को खत्म कर सकें। सपोज दे आर टू टास्क दैट बी गिवन इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टास्क 1 एंड टास्क 2, rather than giving the two tasks in the same sequence, the experiment may interchange the order of the task। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही दे, वो चेंज कर सकता है इसका सीक्वेंस। यस, सो दस हाफ ऑफ द ग्रुप में रिसीव द टास्क इन द ऑर्डर A एंड B while the other half of the order B and A। तो आधे पार्टिसिपेंट्स को, आधे ग्रुप्स को क्या कर दिया, A से B करवा दिया और सेकेंड वाले ग्रुप को B से A करवा दिया, ताकि आप काउंटर बैलेंसिंग कर सको, यानी सीक्वेंस इफेक्ट को खत्म करने के लिए। सो द सेम इंडिविजुअल में बी गिवन द टास्क AB एंड BA ऑर्डर। एंड फिर आता है रैंडम असाइनमेंट। इट मीन्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स, एलिमिनेशन एनी पोटेंशियल सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। तो आप रैंडमली करवाएं, जिससे क्या होगा कि हर किसी के पास इक्वल चांस होगा, तो इससे ये हो जाता है कि मिनिमाइज हो जाता है जो इफेक्ट दिखते हैं। Now the strength of well-designed experiment is that it can provide, relative speaking, a convincing evidence of cause and effect। तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है और ये वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में। However, experiments are often conducted in a highly controlled laboratory situation। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं हाईली कंट्रोल लेबोरेटरी सिचुएशन में। इन दिस सेंस दे में ओनली स्टिमुलेट सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये क्या करते हैं सेंसस में कि ओनली वही सिचुएशन को एल्यूमिनेट करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। दे आर फ्रिक्वेंटली क्रिटिसाइज फॉर दिस रीजन, क्योंकि देखिए आप एक एनवायरनमेंट में कर रहे हैं उसका डिफरेंट असर पड़ेगा, और आप इसे कंट्रोल कंडीशन में किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट, तभी ऐसा इस चीज़ का क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो चीज़ें आप लेबोरेटरी में कर रहे हो रियल लाइफ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में हुई है ना। सो द एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस रिजल्ट दैट डू नॉट रिकॉग्नाइज वेल और अप्लाई इन रियल सिचुएशन। सो इन अदर वर्ड्स दे हैव लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। इनकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो कम होती है। अनदर लिमिटेशन ऑफ द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज दैट इट इज नॉट ऑलवेज फिजिबल टू स्टडी पार्टिकुलर प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटली। और सारी सिचुएशंस को आप लेबोरेटरी में नहीं पढ़ सकते, कई बार आपको होगा कि आपको एनवायरनमेंट में ही पढ़ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑन द इंटेलिजेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी कंडक्टेड एज इट वुड बी एथिकली रॉन्ग टू स्टार्व एनीवन, है ना। अब आप देखो कि भाई मान लो या तो आप पहले से बच्चे लोग जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिनको, ठीक है, या उसका इंटेलिजेंस पे, अब या तो फिर आप ऐसे बच्चे लो तो आप करोगे उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी खाने से उनको डिप्राइव करोगे, स्टाफ करवाओगे और फिर उसका इफेक्ट, तो ये एक तरीके से इनह्यूमन चीज़ है, ऐसी चीज़ों को आप स्टडी नहीं कर सकते। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल द रिलेवेंट वेरिएबल्स। और कहीं ना कहीं हम कितना भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर ले,
लेकिन कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल द रिलेवेंट वेरिएबल्स. Getting my point? Now, if a researcher wants to have high generalizability or to conduct study, देखिए जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या हम उसके फाइंडिंग्स लाते हैं, कोई रिसर्च हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पे, उसको अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन पे. तो यहाँ पे रिसर्च यही बात कर रहा है. तो सॉरी, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया. एंड नेक्स्ट इज अबाउट फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वाशी एक्सपेरिमेंट. तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको ना मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड दैट इज़ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, and we will start this topic in next video. Thank you very much, and please like and share, subscribe this video. Thank you.